परीक्षणों की एक श्रृंखला के बाद उस व्यक्ति को पता चला कि बेसिन में आग की ताकत इतनी अधिक थी कि उसे आरोही स्तर पर कोई भी सहन नहीं कर सकता था। यद्यपि उन्होंने अमर भूमि के उच्चतम स्तर पर निर्वाण के लिए तैयारी कर ली थी, फिर भी उन्हें यहाँ निर्वाण प्राप्त करने का विश्वास नहीं था। बार बार अनुसंधान करने के बाद भी उस व्यक्ति को यहाँ निर्वाण पूरा होने का कोई आश्वासन नहीं मिला, तो उसने एक तरीका सोचा। चूंकि इस अमर भूमि की शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने इसे कमजोर करने का फैसला किया। उसे सिर्फ इस जगह की विशेषता की जरूरत थी, बाद में धीरे धीरे शक्ति बढ़ाई जा सकती थी। इसलिए उसने बुद्ध मदर स्टार से प्राचीन बुद्ध वृक्ष लाया और उसे प्राचीन मंदिर में लगाया। प्राचीन बुद्ध वृक्ष का कार्य ऊर्जा को अवशोषित करना और परिवर्तित करना था, तथा यह अमर भूमि की कुछ ऊर्जा को खींच लेने में सक्षम था। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। प्राचीन बुद्ध वृक्ष अमर भूमि से प्राप्त ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता था, और यदि इसे लगाया भी जाता तो बहुत जल्द ही ऊर्जा इसे फटने पर मजबूर कर देती। इसलिए उन्होंने अमर स्तर की कैस गॉड बेल को ढूंढा और उसे प्राचीन बुद्ध वृक्ष पर रोप दिया। प्राचीन बुद्ध वृक्ष का उपयोग ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जाता था, और कैस गॉड बेल ने ऊर्जा को लौकी के फलों में परिवर्तित कर दिया, जो मूलतः ऊर्जा कंटेनर थे। बेल पर लगातार अराजकता के पौधे उगते रहे, और जब तक अराजकता के पौधों को तोड़ा जाता रहा, उन्हें संग्रहित किया जा सकता था। इससे न केवल अत्यधिक ऊर्जा की समस्या हल हो गई, बल्कि संग्रहित ऊर्जा का उपयोग यहाँ अपने ऊर्जा व्यय को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता था, और यहाँ तक कि भविष्य की अमरता की तैयारी भी की जा सकती थी, जो वास्तव में एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारना था। इन सभी प्रयासों के बाद उस व्यक्ति को अंततः पता चला कि प्राचीन बुद्ध वृक्ष और कैस गॉड बेल द्वारा अवशोषित ऊर्जा अभी भी बहुत कम थी। इस दर से इस अमर भूमि की शक्ति को उस स्तर तक कम करने में कम से कम सैकड़ों मिलियन वर्ष लगेंगे जिसे वह झेल सकता है। कुछ कारणों से वह व्यक्ति इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक और तरीका सोचा और डबल लाइफ बेस तकनीक का अध्ययन किया। जब वह पुनर्जन्म लेगा और खुद को फिर से बनाएगा, तो वह अपने शरीर को मजबूत करने के लिए डबल लाइफ बेस विधि का उपयोग करेगा, ताकि वह इस स्थान का उपयोग निर्वाण के लिए जल्दी कर सके। इसके अलावा डबल लाइफ बेस को यूं ही संक्षिप्त नहीं किया गया था, इसे विशेष रूप से इस निर्वाण के लिए डिज़ाइन किया गया था। फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। फिर उस आदमी ने अमर स्तर के स्पिरिट सेपरेशन स्टोन का इस्तेमाल करके 8 स्पिरिट सेपरेशन स्टेक बनाए, जिससे अमर भूमि की ऊर्जा का दमन हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। आत्मा दमन स्तंभ पर रखी विदेशी जानवर जैड मूर्तियां वास्तविक जैड मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि 8 उत्परिवर्तित अमर प्राणियों के शरीर थे। उन्हें स्थिर करने के लिए तथा अमर भूमि की ऊर्जा द्वारा खूंटों को बाहर धकेले जाने से रोकने के लिए उस व्यक्ति द्वारा उन्हें आत्मा दमन खूंटों पर जीवित ही सील कर दिया गया था। जैसे ही उत्परिवर्तित अमर प्राणियों के शरीर को सील कर दिया गया, उनकी ऊर्जा लगातार कम होती गई, और आत्मा दमन स्टैक्स के माध्यम से प्रेषित ऊर्जा अमर प्राणियों द्वारा अवशोषित कर ली गई और फिर सील द्वारा पुनः बाहर निकाल दी गई। जितनी अधिक ऊर्जा होती, मुहर उतनी ही मजबूत होती। मुहर जितनी मजबूत होती, अमर प्राणियों के शरीर के अंदर की शक्ति उतनी ही तेजी से क्षीण होती, और इसके विपरीत जब ऊर्जा कम होती तो ऊर्जा का क्षय उतनी ही धीमी गति से होता। इतने सारे उपायों के बाद उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि वह 30,000 वर्षों के बाद निर्वाण के लिए कुंड में मौजूद अग्नि का उपयोग कर सकता है, और इस प्रकार उसने शांतिपूर्वक अपना पुनर्निर्माण करने के लिए पुनर्जन्म लिया। अपने पुनर्जन्म और पुनर्निर्माण के दौरान किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए उसने इन सभी चीज़ों को यंग्यू कुएं के अंदर खुदवा दिया। यदि पुनर्जन्म के दौरान उसे किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा, तो जब तक वह इन ग्रंथों को देखता, उसे स्वाभाविक रूप से पता चल जाता कि आगे क्या करना है। एक बार जब वह पुनः निर्वाण प्राप्त कर लेगा, तो भले ही दुर्घटनाएं हो, वह निर्वाण के माध्यम से ठीक हो सकेगा, और तब तक वह सब कुछ याद रखने में सक्षम हो जाएगा। उन्होंने इतना कुछ इसलिए किया क्योंकि उनमें इस स्थान पर अग्नि का प्रयोग करके सफलतापूर्वक निर्वाण प्राप्त करने का आत्मविश्वास नहीं था, जिसके कारण उन्हें इतनी सारी तैयारियां करनी पड़ीं। इस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई जानकारी में स्वर्ण बुद्ध मंदिर या मास्टर चाओ डू का कोई उल्लेख नहीं था, जिससे पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने मंदिर का निर्माण किया और मास्टर चाओ डू को यहाँ रखा, वह वही व्यक्ति नहीं था जिसने कुएं में संदेश छोड़े थे। लिन शेन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पाठ के अंतिम भाग में यंग्यू कुआं का भी उल्लेख था, जो इस ग्रह को छोड़ने के लिए एक टेलीपोर्ट निकला, और कुएं में छलांग लगाने से कोई भी इस ग्रह से प्रस्थान कर सकता था। हालांकि यंग्यू वेल बेहद खास है, और किसी अज्ञात कारण से इस ग्रह पर पैदा हुए अमर प्राणी यंग्यू वेल के माध्यम से यहाँ से नहीं जा सके। ये व्यक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। ये सभी तरीके वास्तव में किसी की कल्पना से परे हैं। क्या इसने कभी अपनी पहचान बताई? ओयांग यूदू ने प्रशंसापूर्वक कहा। ये जानते हुए कि वे यंग्यू वेल के माध्यम से जा सकते हैं, हर किसी की मानसिकता कुछ हद तक बदल गई। अब पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं रहा। आगे बढ़ो और छोड़ दो, मैं नीचे करीब से देखूंगा, वहां कुछ और शब्द हैं, लिन शेन ने कहा। वेई वुफू और ओयांग यूडू ने अपने हाथ छोड़ दिए, और लिन शेन सीधे कुएं में प्रवेश कर गए और ऊपर लिखे पाठ की जांच करने के लिए अंदर मंडराने लगे।
एड्स बाय पब फ्यूचर। इसमें लिखा है कि यह ग्रह अकल्पनीय रूप से भयानक है, खासकर फायर बेसिन, जिसने हजारों सालों से किसी अमर प्राणी को नहीं पाला है। इससे पहले जो अमर प्राणी इस ग्रह से निकले थे वे बहुत ही भयानक होंगे। अगर वे इस ग्रह से बाहर निकल सकते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियों में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। सौभाग्य से ये ग्रह अपने आप में बहुत खास है, जिससे उन भयानक प्राणियों का वहां से निकल पाना मुश्किल है, उन्होंने पढ़ा। वह ये भी अनुमान लगा रहा है कि अमर भूमि को किसने परिवर्तित किया होगा, इन मिट्टी की झोपड़ियों और मिट्टी के बेसिनों का निर्माण किसने किया होगा। यहाँ तक कि वह ऐसी क्षमताओं की प्रशंसा करता है। लिन शेन ने अचानक चुप होने से पहले कहा, क्या बात है? ओयांग यूदू ने जल्दी से पूछा। अंत में उसने अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। लिन शेन ने कहा, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी टोन थी। ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति का नाम पहचानते हैं। ओयांग यूदू ने कुछ सुराग निकाले। हाँ, न केवल मैं इसे जानता हूँ बल्कि आप सभी को भी यह जानना चाहिए। लिन शेन ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, प्राचीन क्षेत्र के राजा। लिन शेन द्वारा बताए गए नाम को सुनकर ओयांग यूडू और वेई वुफू दोनों समझ गए कि लिन शेन ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की। प्राचीन क्षेत्र के राजा का अस्तित्व बहुत ही गहरा है, यहाँ तक कि उसने ग्रह के अमर प्राणियों को अत्यंत भयानक और लगभग अजेय बताया था, और वह लगभग उनके द्वारा मारा गया था। यह विचार कि यह ग्रह वास्तव में कितना भयावह है उन्हें यह एहसास कराता है कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि वे जीवित यहाँ पहुँच गए। ऐसा लगता है जैसे उनके पूर्वजों की कब्रों से हरा धुआं निकल रहा हो। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ छोड़ा गया नाम प्राचीन क्षेत्र का राजा था, न कि उसका दिया हुआ नाम, जिसका अर्थ है कि वह प्राचीन क्षेत्र का राजा बनने के बाद यहाँ आया था। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली व्यक्ति जो पहले से ही राज्य का राजा बन चुका था, यहाँ लगभग नष्ट हो गया, जो वास्तव में अकल्पनीय था। ये सही नहीं है। अगर मुझे सही से याद है तो प्राचीन क्षेत्र के राजा ने आकाश की ओर उंगली उठाकर सीमाएं बनाई और क्षेत्र के राजा की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद प्राचीन राजवंश के पतन में कई दशक नहीं बीते थे और प्राचीन क्षेत्र के राजा का ठिकाना अज्ञात हो गया। ओयांग यूदू ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्या ये हो सकता है कि प्राचीन क्षेत्र के राजा की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह पुनर्जन्म लेने और नए सिरे से अभ्यास करने के लिए यहाँ आया था? यदि यह सच था तो यह बहुत संभव था कि प्राचीन क्षेत्र के राजा की मृत्यु नहीं हुई थी, जिससे लिन शेन को और भी अधिक अटकलें लगाने को मजबूर होना पड़ा। एक प्राचीन राज्य का राजा जो मरा नहीं था, वह दूसरों के लिए विरासत कैसे छोड़ सकता था? क्या 3 खजाने की पेटियां और प्राचीन क्षेत्र के राजा की कब्र वास्तव में अस्तित्व में थी? ये कुछ हद तक दिलचस्प हो गया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर पढ़ना जारी रखें। ओयांग यूदू ने कहा, ऐसा लगता है कि जब प्राचीन क्षेत्र के राजा ने पुनर्जन्म लेने और नए सिरे से अभ्यास करने का प्रयास किया तो कुछ जटिलताएं उत्पन्न हुईं। ऐसा ही लगता है। लिन शेन ने सुराग देखकर सहमति जताई। अगर प्राचीन क्षेत्र का राजा सफल हो जाता तो वह संभवतः इन शब्दों को मिटा देता। चूंकि शब्द अभी भी यहाँ थे, इसलिए यह बहुत संभव था कि प्राचीन क्षेत्र के राजा के पुनर्जन्म और नए अभ्यास में कुछ गड़बड़ हो गई हो। ये स्थान वास्तव में प्राचीन क्षेत्र के राजा द्वारा तैयार किया गया निर्वाण स्थल है, तो यहाँ निर्वाण प्राप्त करने से निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली निर्वाण गुण प्राप्त होंगे। शायद हम इस स्थान का उपयोग निर्वाण के लिए कर सकें। लिन शेन के विचार फिर से जाग उठे। इस जगह को प्राचीन क्षेत्र के राजा ने तैयार किया था या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वह ब्रह्मांड में दुर्लभ शक्तियों में से एक होगा। यहाँ तक कि उसके पुनर्जन्म और पुनर्जन्म में भी समस्याएं आई थीं। अगर हम यहाँ निर्वाण का प्रयास करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि यह जीवन और मृत्यु का मामला होगा। ओयांग यूदू ने सोचा। लिन शेन स्वाभाविक रूप से यहाँ के खतरों को जानता था, लेकिन उसके पास खुद एक डबल लाइफ बेस था, साथ ही एक सुपर बेस फॉर्म और एवोल्यूशन थ्योरी थी। शायद उसके पास वास्तव में यहाँ निर्वाण को सफलतापूर्वक प्राप्त करने का मौका था। एकमात्र प्रश्न ये था कि यहाँ निर्वाण के माध्यम से किस प्रकार के निर्वाण गुण प्राप्त होंगे। ये भी अज्ञात था कि क्या ये वास्तव में जोखिम के लायक होगा। मास्टर चाओ डू, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है और अब हम जाने की योजना बना रहे हैं। क्या आप स्वर्ण बुद्ध मंदिर वापस जाना चाहेंगे या हमारे साथ जाना चाहेंगे? लिन शेन ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वह निर्वाण कैसे प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसी जगह के अस्तित्व को जानना एक विकल्प के रूप में काम कर सकता था। मैं एक भिक्षु हूँ, मैं इस जीवनकाल में धर्मनिरपेक्ष दुनिया में प्रवेश नहीं करूँगा। हे दाता, कृपया मुझे वापस भेज दीजिए, मास्टर चाओ डू ने कहा। तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो, मैं मास्टर को बाहर ले जाऊंगा। लिन शेन ने धनुष लिया और मास्टर चाओ डू को पूल से बाहर ले गया। जैसे ही लिन शेन अलविदा कहने और जाने की तैयारी कर रहे थे, मास्टर चाओ डू ने पेड़ों से कुछ लौकी तोड़ी और उन्हें लिन शेन को सौंप दिया। अपनी यात्रा के लिए इन बौद्ध फलों को ले लो। धन्यवाद गुरु। लिन शेन ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। अगर वह यहाँ उनसे नहीं मिलते तो उन तीनों को इस ग्रह से भागने में बहुत मुश्किल होती। मास्टर चाओ डू को विदाई देने के बाद लिन शेन अपने धनुष के साथ पानी के नीचे के प्राचीन मंदिर में वापस चला गया और वेई वुफू और ओयांग यूडू से फिर से जुड़ गया।
वे तीनों एक एक करके यंग्यू कुएं में कूद पड़े और जब उनकी दृष्टि सामान्य हुई तो उन्होंने स्वयं को अंतहीन महासागर के बीच पाया। जब वे पानी से बाहर निकले तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे समुद्र में हैं। आखिरकार बाहर आ गए। लिनशेन आसपास का निरीक्षण करने के लिए हवा में उड़ गया और दूर तटरेखा पर एक शहर को धुंधला दिखाई दिया। वे अब उस रहस्यमय ग्रह पर नहीं थे। इस समय लिनशेन को अभी भी डर का एहसास हो रहा था। वह ग्रह बहुत ज्यादा भयानक था, यहाँ तक कि कोई अमर प्राणी भी वहां जीवित नहीं बच सकता था। तीनों समुद्र के किनारे शहर की ओर बढ़े और लिनशेन ने ग्रह की जांच करने के लिए संचारक का उपयोग किया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह एक अच्छी तरह से विकसित दुनिया थी जो कई वर्षों से सेलेस्टियल रेस के नियंत्रण में थी। लिनशेन के पास जो अधिकार था उसके साथ वह यहाँ मुफ्त में टेलीपोर्टर का उपयोग कर सकता था, लेकिन मीडू स्टार तक पहुंचने के लिए उसे कई स्थानांतरणों की आवश्यकता थी और केवल वहां से ही स्काई पिनेकल स्टार तक टेलीपोर्ट किया जा सकता था। चूंकि यह सब वैसे भी निःशुल्क था, इसलिए वे तीनों स्काई पिनेकल स्टार की ओर वापस लौट आए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उस भयानक ग्रह पर उनका अनुभव एक स्वप्न जैसा था। आपकी अगली पुस्तक माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। बहुत देर हो चुकी है। लिनशेन सोफे पर बैठ गया और खुद को एक आह भरने से रोक नहीं सका। टाई को उसे ढूंढने के लिए 2 दिन से भी कम समय बचा था। गॉड माउंटेन के रहस्यों का पता लगाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। इसके अलावा गॉड माउंटेन के रहस्य लगातार आश्चर्यजनक होते जा रहे थे और उन्हें कम समय में उजागर नहीं किया जा सकता था। लिनशेन ने इस पर विचार किया और निर्णय लिया कि उस अजनबी व्यक्ति से पहले ही मिल लेना बेहतर होगा, बजाय इसके कि वह उसके दरवाजे पर दस्तक देने का इंतजार करे। यदि स्काई पिनेकल स्टार पर चीजें गड़बड़ा गईं तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। अधिकतर लिनशेन को एक भयानक संदेह था कि टाई प्राचीन क्षेत्र का राजा हो सकता है जिसका पुनर्जन्म विफल हो गया। यदि वह वास्तव में प्राचीन क्षेत्र का राजा था जिसका पुनर्जन्म असफल हो गया था, तो यांत्रिक घड़ी एक टाइम बम की तरह होगी। ये किसी भी समय फट सकती है, इसलिए इसे वापस करना बेहतर होगा। उसने तियानशिन को संदेश भेजा कि वह टाई से मिलने जा रहा है। बैककोट बैककोट बैककोट। तियानशिन ने शीघ्र ही संदेश भेजा, मुझे खुशी है कि तुमने इस पर विचार किया। जो दूसरों का है उसे लौटाया जाना चाहिए। तुम हर चीज की लालसा नहीं कर सकते। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ लिनशेन को अच्छी तरह से पता था कि तियानशिन को इसमें शामिल दावों का कोई अंदाजा नहीं था। मानव माँ ग्रह की सुरक्षा खतरे में थी। ऐसा नहीं था कि लिनशेन इसे वापस नहीं करना चाहता था, उसने हिम्मत नहीं की। मूल रूप से लिनशेन ने अकेले ही विशालकाय रिंग स्टार जाने की योजना बनाई थी और ओयांग युडू और वेई वुफू को स्काई पिनेकल स्टार पर छोड़ दिया था। चूंकि ओयांग युडू को अभी भी विशेष सेवा विभाग के मामलों से निपटना था, इसलिए उसने विशालकाय रिंग स्टार की यात्रा छोड़ दी, लेकिन वेई वुफू ने उसके साथ जाने पर जोर दिया। आराम करने के बाद दोनों बिना देरी किए जायंट रिंग स्टार के लिए रवाना हो गए। टाई, मैंने पहले ही लिनशेन से संपर्क कर लिया है। तुम्हें उसकी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, वह जल्द ही तुमसे मिलने यहाँ आएगा, तियानशिन ने कहा और संचारक को नीचे रख दिया तथा टाई से बात करने के लिए मुड़ी, जो उसके बगल में लेटा हुआ था। वे दोनों उस समय आउटडोर पूल के किनारे सनबेड पर आराम कर रहे थे। तियानशिन ने फूलों वाली शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि टाई ने काले सूती शॉर्ट्स और सफ़ेद टैंक टॉप पहना था जिससे उसका आधा स्टील बॉडी दिख रहा था। अच्छा, टाई ने उत्तर दिया। उसने तियानशिन और लिनशेन के बीच संबंधों के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई या ये भी नहीं पूछा कि वह उससे संपर्क करने में कैसे कामयाब रही। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हें ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैंने उससे कैसे संपर्क किया या हमारा रिश्ता क्या है? तियानशिन ने खुद को पूछने से नहीं रोका। कोई जरूरत नहीं है, टाई ने वहीं लेटे हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। तुम सच में एक अच्छे दोस्त हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर लिनशेन तुम्हारी चीजें वापस करने से इनकार करता है तो मैं उससे निपटने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, तियानशिन ने आश्वासन दिया। अच्छा, टाई ने सिर हिलाया और अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना धूप का चश्मा नीचे खींच लिया। कई घंटों बाद लिनशेन और वेई वुफू पैराडाइज द्वीप पर पहुंचे। वह पहले तियानशुन से मिलने गया क्योंकि उसने पहले ही उससे संपर्क कर लिया था। तियानशुन पैराडाइज पैलेस के अंदर उसका इंतजार कर रहा था। मैं टाई की ताकत नहीं देख सकता, सावधान रहो और किसी भी संघर्ष से बचने की कोशिश करो। तियानजून ने पहले ही लिनशेन से टाई के बारे में बात की थी और अब चेतावनी दोहराए। मैं समझता हूँ, लिनशेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ सिर्फ उसकी चीजें वापस करने आया हूँ, मैं उसके साथ किसी भी विवाद में नहीं पड़ूंगा, चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे साथ चलकर उससे मिलना चाहिए। तियानशुन अभी भी चिंतित था। हम में से इतने सारे लोगों का एक साथ जाना, ऐसा लगता है जैसे हम उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह नर्म रुख के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देता है। मैं अकेले ही जाऊंगा, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तियानशुन को अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में फुसफुसाया, घर जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उनका स्थान जानने के लिए तियानशिन को संदेश भेजने के बाद लिनशेन वेई वुफू के साथ पूल की ओर चले गए।
इससे पहले कि वे पूल तक पहुंचते, टाई जहां लेटा था वहां से उठ बैठा और लिनशेन की दिशा में देखने लगा। तुरंत उठते हुए तियानशिन ने लिनशेन से चिल्लाकर कहा, लिनशेन, जल्दी करो और टाई को सामान लौटा दो। वह मेरे सम्मान के कारण तुम्हें परेशानी नहीं देगा। लिनशेन ने तियानशिन के इरादे को समझ लिया। वह आइटम सौंपकर समस्या को कम करना चाहता था। मैं इसे तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या तब हमारी शिकायतें सुलझ जाएंगी? लिनशेन ने मैकेनिकल कलाई घड़ी निकाली और टाई के पास जाकर उसे दे दी। टाई धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन लिनशेन द्वारा दी जा रही घड़ी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने लिनशेन को ठंडी निगाह से देखा और लिनशेन की पीठ पर लगे धनुष की ओर इशारा करते हुए तेजी से पूछा, क्या तुम टेरस्टार गए थे? जिस आतंक सितारे के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या ये वह है जिसके चारों ओर मंदिर ढह गए हैं? यदि ऐसा है तो मैं अभी वहां से वापस आया हूं। यह मौत के करीब था, लिनशेन ने जवाब दिया और टाई से कुछ पूछने के लिए मौके का फायदा उठाया जो वह जानना चाहता था। ये धनुष स्वर्ण कौवा भगवान मंदिर से है? टाई ने फिर पूछा। हाँ, लिनशेन ने सिर हिलाया। आप प्राचीन मंदिर गए थे? टाई ने पूछना जारी रखा। हाँ, मैं वहां जाए बिना वापस नहीं लौट सकता था, लिनशेन ने उत्तर दिया। टाई ने लिनशेन की सराहना करते हुए कहा, अच्छा, तुम और मैं युद्ध करेंगे। यदि तुम जीतते हो तो धनुष तुम्हारा रहेगा, यदि तुम हार जाते हो तो तुम धनुष मुझे दे दोगे। लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ले लो, बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दो, लिनशेन ने कहा और धनुष उतारकर टाई को सौंप दिया, साथ में एक यांत्रिक कलाई घड़ी भी। यद्यपि ये वस्तुएं मूल्यवान थीं, किंतु इनका आनंद लेने के लिए जीवित रहना आवश्यक था। यहाँ तक कि तियानशिन ने कहा था कि टाई अथाह गहराई वाला था और लिनशेन को उस पर प्राचीन क्षेत्र के राजा का पुनर्जन्म होने का संदेह था, इसलिए उसने उसे कार्रवाई करने का बहाना नहीं देना पसंद किया। टाई आश्चर्यचकित लग रहा था। लिनशेन की जांच करने से पहले उसने धीरे से कहा, क्या आप इस धनुष की उत्पत्ति नहीं जानते हैं? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता। चूंकि मैंने कहा है कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, भले ही यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना क्यों न हो, यह अब तुम्हारा है, लिनशेन ने कहा और उसने धनुष और घड़ी सीधे टाई की ओर फेंक दी। ये धनुष, हालांकि ब्रह्मांड का नंबर 1 खजाना नहीं है, लेकिन बहुत दूर नहीं है। ये प्राचीन कबीले के सबसे महान तीरंदाज का अमर जीवन आधार है, जिसमें ब्रह्मांड में सबसे मजबूत विनाशकारी शक्ति है, किसी से भी कम नहीं, टाई ने शांति से कहा क्योंकि उसने धनुष पकड़ लिया था। प्राचीन कबीले के सबसे महान तीरंदाज का अमर जीवन आधार। ये सुनकर तियानशिन आश्चर्यचकित रह गया। समय बीतने के कारण आम लोगों को केवल प्राचीन राज्य राजा के अस्तित्व के बारे में ही जानकारी हो सकती है, तथा प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी कम होती जा रही है। तियानशिन ने प्राचीन राजवंश के बारे में बहुत शोध किया था क्योंकि उसे रियल्म किंग के खजाने के संदूक को खोजने के लिए रियल्म किंग ग्रह पर जाना था। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्राचीन राज्य के राजा ने एक राजवंश की स्थापना की थी और यह निश्चित रूप से सिर्फ उसकी ताकत के कारण नहीं था। ब्रह्मांड का क्षेत्र अत्यंत विशाल है और यदि प्राचीन क्षेत्र का राजा भी बहुत शक्तिशाली हो तो भी वह अकेले ब्रह्मांड की रक्षा नहीं कर सकता। प्राचीन राज्य के राजा के अधीन विभिन्न कुलों से अनगिनत अमर लोग थे, जिन्हें प्राचीन राजवंश के गठन के बाद विभिन्न सितारा क्षेत्रों पर शासन करने के लिए सौंप दिया गया था। अन्य जातियों के अमर प्राणियों के अलावा प्राचीन कुल में भी कई अमर प्राणी थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे प्राचीन 10 सेनापति। प्राचीन 10 सेनापतियों में से एक ऐसा था जिसे ब्रह्मांड का सबसे प्रमुख दिव्य तीरंदाज माना जाता था, एक अमर व्यक्ति जिसका निशाना कभी चूकता नहीं था, एक भी तीर लगने पर उसकी मृत्यु निश्चित थी, बिना किसी अपवाद के। हालांकि सुदूर युग के कारण इस दिव्य धनुर्धर का नाम भी अज्ञात था, जिसे केवल प्राचीन 10 जनरलों में से एक के रूप में जाना जाता था, जिसका उपनाम सूर्य शूटर था। यदि यह धनुष सचमुच सूर्य शूटर जनरल का अमर जीवन आधार था तो इसका मूल्य माप से परे होगा। अब जब आपके पास वह वस्तु है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। क्या आप कुछ सवालों के जवाब दे सकते हैं? लिनशेन ने बेपरवाही से कहा। बोलो। टाई कुछ हद तक हैरान था क्योंकि लिनशेन आश्चर्यजनक रूप से उदार था, जो लिनशेन के बारे में उसकी पिछली धारणा से अलग था। यंग्यू वेल में जिसने संदेश छोड़ा था, क्या वह तुम ही थी? लिनशेन ने सीधे अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। टाई ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। तुम क्या सोचते हो? लिनशेन को टाई की प्रतिक्रिया से आश्चर्य नहीं हुआ। अगर प्राचीन क्षेत्र के राजा के पुनर्जन्म और पुनर्वास के साथ वास्तव में कोई समस्या थी तो उसके लिए ये याद न रखना बिल्कुल सामान्य बात थी कि क्या वे उसके अपने शब्द थे। मुझे नहीं मालूम, टाई ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या आपने अपना निर्वाण वहीं पूरा किया? लिनशेन ने दूसरा सवाल पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ और नहीं। इस बार टाई का जवाब अप्रत्याशित रूप से अस्पष्ट था। क्या मतलब है तुम्हारा? लिनशेन ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं अतीत की बातें याद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे अपना निर्वाण वहीं पूरा करना चाहिए था, लेकिन मुझे अपनी शक्ति के अनुरूप अग्नि बेसिन नहीं मिला। ये संभव है कि अग्नि बेसिन के भीतर गुण बदल गए हों, टाई ने जोर से सोचा।
तभी लिन शेन को समझ में आया, कुएं में लिखे शब्दों में उल्लेख किया गया था कि जब अग्नि बेसिन एक अमर प्राणी को जन्म देता है तो उसके गुण उसी के अनुसार बदल जाते हैं। यदि टाई ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अग्नि बेसिन के भीतर की शक्ति का उपयोग किया था तो यह बहुत संभव था कि निर्वाण के बाद अग्नि बेसिन के अंदर का गुण बदल गया था। तुम्हें उस जगह के बारे में क्या याद है? लिन शेन को नहीं पता था कि और कैसे पूछे, इसलिए उसने बस व्यापक शब्दों में पूछा। मुझे पता है कि तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं वह नहीं हूँ, टाई ने कहा और धनुष को लिन शेन की ओर फेंक दिया। मुझे केवल अपनी चीजें चाहिए, मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। चलो तियानशिन के चेहरे के हिसाब से सभी ऋणों का निपटारा कर देते हैं। तुम इतना यकीन कैसे कर सकती हो कि तुम वह नहीं हो? लिन शेन को कुछ हद तक यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने राहत की लंबी सांस ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उस छोटे से लड़के तियानशिन का चेहरा वास्तव में उपयोगी होगा। क्योंकि मुझे पहले से ही याद है कि मैं कौन हूँ, टाई ने निश्चितता के साथ कहा। तुम कौन हो? लिन शेन अचानक हैरान हो गया। अगर टाई को वाकई याद था कि वह कौन था, तो यह बहुत कम संभावना थी कि वह पुनर्जन्म लेने वाला प्राचीन राज्य का राजा था। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम ऐसे बोल सकते हो कि मैं समझ सकूं? तियानशिन ने चिढ़कर शिकायत की, क्योंकि वह सचमुच एक भी शब्द नहीं समझ पाया था। लिन शेन ने उसे अनदेखा किया और जवाब का इंतजार करते हुए टाई को घूरने लगा। मेरा नाम लिन यिन है, टाई ने धीरे से कहा। लिन शेन ने हैरानी से टाई को देखा। कुछ देर के लिए उसे कोई जवाब नहीं सूझा। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह नाम उसके लिए बहुत जाना पहचाना था। उसके दूसरे बड़े भाई का नाम लिन यिन था, लेकिन लिन शेन को यकीन था कि टाई उसका दूसरा भाई नहीं था। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। यद्यपि लिन शेन तब छोटे थे जब उनका दूसरा भाई लापता हो गया था और उन्हें उनके बारे में लगभग कुछ भी याद नहीं था। उसने अपने तीसरे और चौथे भाइयों से सुना था कि दूसरे भाई का शरीर बहुत मजबूत है, जो कुछ हद तक टाई से मेल खाता है। हालांकि उनका दूसरा भाई आधा मानव आधा धातु राक्षस नहीं था, और टाई के चेहरे के शेष आधे हिस्से के आधार पर उसके चेहरे की विशेषताएं लिन परिवार की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती थीं। लिन मियाओ सहित सभी लिन भाइयों की पलकें एक ही थीं, जबकि टाई की पलकें स्पष्ट रूप से दोहरी थीं तथा अन्यत्र कोई समानता नहीं थी। उनकी पुतलियों और बालों का रंग भी थोड़ा अलग था और उनके चेहरे की विशेषताएं भी स्पष्ट रूप से अलग थीं। आप कहाँ से हैं? लिन शेन को लगा कि टाई, जो खुद को लिन यिन कहता था, शायद उसका नाम भी ऐसा ही लगता था, या शायद यह एक ही नाम का संयोग था। डार्क बर्ड बेस, टाई द्वारा कहे गए 4 शब्दों ने लिन शेन को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। तुम कहते हो कि तुम्हारा नाम लिन यिन है, जो डार्क बर्ड बेस में पैदा हुआ है? लिन शेन ने टाई को घूरते हुए कहा कि शायद उस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। वह लिन यिन कैसे हो सकता है? हाँ, डार्क बर्ड बेस, लिन यिन। मुझे अब याद आ गया है, डार्क बर्ड बेस पर मैंने जो कुछ अनुभव किया था, लेकिन केवल कुछ भाग, टाई ने समझाया। नहीं नहीं नहीं, आप लिन यिन नहीं हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप डार्क बर्ड बेस से हों। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं लिन यिन नहीं हूं? टाई की आंखें ठंडी हो गईं और उसका लोहे का हाथ चलने के लिए तैयार लग रहा था। तुम कहती हो कि तुम लिन यिन हो, तो क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? लिन शेन ने टाई की ओर देखते हुए पूछा। बेशक मुझे पता है कि आपका नाम लिन शेन है। टाई को समझ नहीं आया कि लिन शेन ये क्यों पूछ रहा था। तो क्या आप जानते हैं कि मैं कहाँ पैदा हुआ था? लिन शेन ने फिर पूछा। डार्क बर्ड बेस, टाई ने कहा, और भौहें सिकुड़ते हुए उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? आप जानते हैं कि मेरा नाम लिन शेन है और मैं डार्क बर्ड बेस में पैदा हुआ था। इसलिए यदि आप लिन यिन हैं, तो आप ये कैसे नहीं जान सकते कि लिन शेन आपका छोटा भाई है, आपका अपना खून का भाई है? लिन शेन ने टाई पर अपनी नज़र टिकाते हुए कहा। टाई अवाक रह गया। उसने लिन शेन को घूरते हुए पूछा, जिस लिन यिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या ये वही लिन यिन है? डार्क बर्ड बेस में दूसरा लिन यिन नहीं होना चाहिए, जब तक कि जिस डार्क बर्ड बेस की आप बात कर रहे हैं वह वही नहीं है जहां से मैं हूं, लिन शेन ने कहा। तो पता चला कि ऐसी कोई बात है। तो इसका मतलब है, टाई, जिसके चेहरे पर हमेशा कोई भाव नहीं रहता था, ने अचानक एक बहुत ही जटिल भाव प्रकट किया। तुम मेरे भाई हो? शेन पूरी तरह से हैरान था, सोच रहा था, क्या टाई का दिमाग खराब हो गया है? भले ही उसका दिमाग खराब हो गया हो, उसकी आंखें अभी भी ठीक होनी चाहिए, है ना? या क्या ऐसा है कि उसने कभी शीशे में नहीं देखा और उसे नहीं पता कि वह कैसा दिखता है? हम एक भी समान विशेषता साझा नहीं करते हैं, हम जैविक भाई कैसे हो सकते हैं? हालांकि आगे विचार करने पर लिन शेन ने सोचा कि टाई की वर्तमान आधी मानव आधी धातु की स्थिति को देखते हुए, अगर वह खुद होता तो शायद वह भी इसे स्वीकार नहीं कर पाता। ये समझ में आता है कि उसे आईने में देखना पसंद नहीं था। टाई, देखो, मेरी एक पलक है और तुम्हारी 2 पलकें हैं। मेरे बाल और पुतलियां हल्के रंग की हैं, जबकि तुम्हारी गहरी हैं। यहाँ तक कि हमारी नाक के पुल भी अलग अलग हैं, तुम्हारी ऊंची और मेरी छोटी।
चेहरे की एक भी विशेषता समान नहीं है, हम सगे भाई कैसे हो सकते हैं? लिन शेन ने अपने चेहरे की ओर इशारा करते हुए टाई को यथासंभव धीरे से याद दिलाने की कोशिश की कि वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। ये सुनने के बाद टाई वास्तव में लिन शेन को देखते हुए गहरी सोच में पड़ गई। लिन शेन ने राहत की हल्की सांस ली, ऐसा लग रहा था कि टाई को समझ आ गया होगा। अचानक टाई लिन शेन के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे एक असामान्य रूप से कोमल नज़र से देखा। उत्कृष्ट पारिवारिक जीन विरासत में न मिलना तुम्हारी गलती नहीं है। फफ तियानशिन, जो फल खा रही थी और शो का आनंद ले रही थी, लगभग हंस पड़ी और किसी भी तरह से वह रुक नहीं सकी, इतनी जोर से हंस रही थी कि वह सीधी नहीं हो पा रही थी। लिन शेन पूरी तरह से अचंभित था। ये सब क्या था? इसका आनुवंशिक विरासत से क्या लेना देना हो सकता है, जबकि उनके बीच एक भी समानता नहीं थी। चाहे उसकी अपनी आनुवंशिकी कितनी भी खराब क्यों न हो, वे संभवतः पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। दरअसल मेरे 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन हैं, उन सभी की पलकें भी एक ही हैं। लिन शेन ने विचार करते हुए कहा। टाई की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसका चेहरा सदमे में था। ये देखकर लिन शेन को कुछ पछतावा हुआ कि उसने क्या कहा। टाई अपने तरीके से सनकी और अजीब था। अगर वह क्रोधित हो गया और वास्तविकता से मोहभंग हो गया, तो क्या वह शत्रुतापूर्ण हो सकता है और मौके पर ही लिन शेन पर हमला कर सकता है? तुम्हारा मतलब यह है कि? टाई ने गंभीर चेहरे के साथ लिन शेन की ओर सख्ती से देखते हुए कहा। ये सही है, ये वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। लिन शेन ने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह टाई को और अधिक उत्तेजित नहीं करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर, मेरे 2 और भाई और एक बहन हैं, टाई ने गंभीरता से कहा। लिन शेन ने टाई को अचंभित होकर देखा, उसका मन उथल पुथल में था। उसने खुद से सोचा, तुम गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। अगर तुम हमसे बिल्कुल भी नहीं दिखते, तो तुम हमारे जैविक भाई कैसे हो सकते हो? मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मेरे 3 छोटे भाई और एक बड़ी बहन होनी चाहिए। तुम सबसे छोटी हो, है न? टाई ने सोचा। मैं वास्तव में सबसे छोटी हूँ, लेकिन आप वास्तव में हमारी तरह नहीं दिखती हैं, लिन शेन ने संकोच से कहा। तो इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी 2 भाई और सबसे बड़ी बहन कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, टाई ने गंभीरता से कहा, जैसे उसने लिन शेन का एक भी शब्द नहीं सुना हो। सबसे बड़ी बहन यहाँ है, मैं उसे लेने जाऊंगा, तियानशिन ने कहा। वह नाटक में कुछ और जोड़ने के लिए उत्सुक था और लिन मियाओ को लाने के लिए तैयार था। तियानशिन, रुको, लिन शेन ने जल्दी से उसे रोकने के लिए पुकारा। उन्हें अभी भी समझ नहीं आया था कि टाई खुद को लिन शेन का दूसरा भाई लिन यिन क्यों समझता था। अगर वे अभी दिखावा करते और बाद में जब टाई का दिमाग साफ हो जाता, तो वह सोच सकता था कि लिन शेन ने उसे धोखा दिया है, तो क्या ये गड़बड़ नहीं होगी? टाई, तुम वास्तव में हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते, ये बहुत ही असंभव है कि तुम मेरे दूसरे भाई हो। लिन शेन ने एक गहरी सांस ली और चीज़ों को स्पष्ट करने का फैसला किया। टाई ने लिन शेन की ओर देखा और कहा, शायद मेरी शक्ल सूरत थोड़ी बदल गई है, इसलिए हम थोड़े अलग दिखते हैं। तुम कहते हो कि इसकी संभावना बहुत कम है, जिसका मतलब है कि तुम भी निश्चित नहीं हो सकते, इसलिए हमारी सबसे बड़ी बहन मुझे पहचान पाएगी। चलो उसे देखते हैं, स्वाभाविक रूप से ये साबित हो जाएगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। लिन शेन को लगा कि यह बात सही है। उसे याद नहीं था कि उसका दूसरा भाई कैसा दिखता था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बहन को जरूर याद होगा। उसकी एक नज़र से ही टाई शायद हार मान लेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन शेन ने कहा कि वह उनकी सबसे बड़ी बहन को खोजने जाएगा, लेकिन टाई ने जोर देकर कहा कि उसे देखना चाहिए। बिना किसी और चर्चा के उसने तियानशिन को उन दोनों को साथ चलने के लिए कहा। लिन शेन और वेई वुफू केवल उसका अनुसरण कर सकते थे। लिन शेन वास्तव में समझ नहीं पा रहे थे कि टाई इतना जिद्दी क्यों था कि वह सोचता था कि वह लिन यिन है। लिन मियाओ किडनी ट्रेजर पिल प्रोसेसिंग फैक्ट्री में था। किडनी ट्रेजर पिल हाल ही में आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए गई थी और तियानजुन के चैनलों के माध्यम से उन्हें सेलेस्टियल रेस के कई ग्रहों पर बेचा गया, जिसमें काफ़ी प्रभावशाली बिक्री हुई। उत्पादन बिक्री की गति के साथ नहीं चल पाया, जिससे लिन मियाओ को बहुत परेशानी हुई। किडनी ट्रेजर पिल का उत्पादन सीमित था, उन्हें बड़े पैमाने पर उगाना वास्तव में बहुत मुश्किल था। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन मियाओ, जो खेती के बगीचे का निरीक्षण कर रही थी, ने लिन शेन और अन्य लोगों को आते देखा। लिन शेन और उसके समूह की ओर बढ़ते हुए उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। लिन शेन और अन्य लोगों के साथ टाई को देखकर लिन मियाओ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने टाई को पहचान लिया, लेकिन वह इस दौरान पैराडाइज आइलैंड नहीं गई थी और उसे पता नहीं था कि टाई वहाँ है। टाई के लिन शेन और अन्य लोगों के साथ चलने पर कोई विशेष समस्या न देखकर वह जानती थी कि कुछ तो हुआ होगा, और संभवतः वे अब दुश्मन नहीं थे, इसलिए वह ज़्यादा चिंतित नहीं थी। जब टाई ने लिन मियाओ को देखा तो उसने लिन शेन के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और आगे बढ़ने की पहल की। लिन मियाओ के सामने खड़े होकर उसने उसे देखा और कहा, बड़ी बहन, मैं लिन यिन हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद है? लिन मियाओ टाई की बातों से चकित थी।
हालांकि कई साल बीत चुके थे, फिर भी उसे याद था कि लिन यिन कैसा दिखता था। भले ही उसकी याददाश्त साफ न हो, लेकिन टाई की शक्ल वास्तव में लिन यिन से काफ़ी अलग थी। उसके लिए उसे लिन यिन समझना असंभव था। जैसे ही लिन मियाओ कुछ कहने वाली थी, टाई ने अचानक धीरे से पूछा, बड़ी बहन क्या हुआ, अभी भी आसपास है? लिन मियाओ, जो अभी कुछ कहने ही वाली थी, अचानक स्तब्ध रह गई। आपका अगला अध्याय माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर है। लिन शेन को बचपन में बिल्ली के बालों से गंभीर एलर्जी थी, इसलिए वे घर पर बिल्लियां नहीं रख सकते थे। बाद में लिन यिन एक नवजात बिल्ली के बच्चे को घर ले आया और दावा किया कि उसने उसकी जान बचाई है और वह उसे लिन मियाओ के पास घर ले जाना चाहता है ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। लेकिन लिन शेन की वजह से बिल्ली का बच्चा उनके घर पर नहीं रह सकता था, इसलिए उन्होंने बिल्ली के बच्चे को रखने के लिए बाहर एक यार्ड ढूंढा और उसका नाम भी रखा हुआ। यह ऐसी बात थी जिसके बारे में केवल लिन यिन और लिन मियाओ ही जानते थे, यहाँ तक कि लिन जियांगडोंग और लिन जोंगजेंग भी इससे अनभिज्ञ थे। ये देखकर कि यह अजनबी हुआ के बारे में जानता था, लिन मियाओ को घबराहट महसूस हुई, लेकिन चाहे उसने टाई को कैसे भी देखा हो, वह लिन यिन की तरह नहीं लग रहा था। आप हुआ के बारे में जानते हैं? लिन मियाओ ने संदेह से पूछा। एक बार जब मैं जानवरों का शिकार कर रहा था तो मैंने झाड़ियों में एक बिल्ली के बच्चे की चीख सुनी। जब मैंने अपना सिर घुमाया तो मैंने झाड़ियों से एक छोटी सी दूधिया बिल्ली को रेंगते हुए देखा और उन झाड़ियों में एक 7 चरण वाला सोने की अंगूठी वाला सांप छिपा हुआ था जो मुझ पर घात लगाने वाला था। अगर दूधिया बिल्ली की ओर से आकस्मिक चेतावनी न होती तो शायद मैं उस हमले से बच नहीं पाता। अपनी कहानी खत्म करने के बाद टाई ने फिर से पूछा, क्या हुआ, अभी भी आसपास है? ये बहुत बुरा था और कुछ साल पहले इसकी मृत्यु हो गई। मैंने इसे फूलों के बिस्तर में दफनाया था जहां इसे खेलना बहुत पसंद था। लिन मियाओ ने टाई को घूरते हुए कहा। कुछ क्षणों के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। यह ऐसी बात थी जो सिर्फ लिन यिन और उसे ही पता होनी चाहिए थी। अपने भाइयों को चिंता से बचाने के लिए लिन यिन ने उसे विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वह किसी को न बताए। शेन ने अधिक से अधिक सुना और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वह इस बात से हैरान था कि टाई को उसके दूसरे भाई के मामलों के बारे में कैसे पता चल सकता है। हालांकि वह परिस्थिति को समझ नहीं पाया, फिर भी उसने इसे जैसे भी देखा, टाई उसका दूसरा भाई नहीं हो सकता था। बड़ी बहन, क्या वह आपको हमारा दूसरा भाई लगता है? लिन शेन ने तुरंत उसे याद दिलाया। लिन मियाओ ने टाई को ध्यान से देखा। वास्तव में वह उनके दूसरे भाई जैसा नहीं था, लेकिन जितनी देर तक वह देखती रही उतना ही उसके अंदर अपनापन का भाव पैदा होता गया। अगर चेहरे और आधे स्टील के शरीर को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इस आदमी की बनावट और आभा लिन यिन से काफ़ी मिलती जुलती थी। एक पल के लिए लिन मियाओ वास्तव में हिचकिचाया। बड़ी बहन, तुम्हें मैं याद हूँ, है ना? मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था और शायद मैं पहले से थोड़ा अलग दिख रहा हूँ, लेकिन मैं यह महसूस कर सकता हूँ तुम मेरी बड़ी बहन हो। रिश्तेदारों के बीच की भावना गलत नहीं हो सकती, टाई ने अपनी बहन से पूर्ण निश्चय के साथ कहा। बड़ी बहन। लिन मियाओ की हिचकिचाहट को देखकर लिन शेन ने उसे जल्दी से याद दिलाया कि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि टाई उनका दूसरा भाई है, क्योंकि वह उसके बारे में कुछ बातें जानता है। ये बहुत दूर की बात होगी। जल्दी मत करो। लिन मियाओ ने लिन शेन को रोका और टाई से कहा, अपनी शर्ट उतारो, मुझे अपनी पीठ दिखाओ। हालांकि टाई को नहीं पता था कि लिन मियाओ क्या करने की योजना बना रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसके पास उसकी पहचान की पुष्टि करने का कोई तरीका होगा। बिना कुछ पूछे उसने अपनी बनियान उतार दी और लिन मियाओ की ओर पीठ कर ली। लिन शेन और अन्य लोगों की निगाहें भी टाई पर पड़ीं। वे जानने के लिए उत्सुक थे कि लिन मियाओ क्या कर रहा है। टाई का शरीर मजबूत और सुगठित था, आधा भयानक काला स्टील और आधा मजबूत मांसपेशियां। मांसल आधे हिस्से की पूर्णता किसी भी तरह से स्टील बॉडी से कम नहीं थी। लिन मियाओ ने टाई की पीठ के मांसल आधे हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया और तुरंत भावुक हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और टाई की पीठ के निचले हिस्से पर एक जगह को छूने के लिए आगे बढ़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वहाँ एक लाल जन्मचिन्ह था जो बटेर के अंडे जितना बड़ा था और जिसका आकार चौकोर छेद वाले तांबे के सिक्के जैसा था। ये सही है, ये सही है। यिन, ये वास्तव में तुम हो, ये वास्तव में तुम हो। तुम इतने सालों से कहाँ थीं? लिन मियाओ की भावनाएं अचानक ढह गईं और वह टाई को कसकर पकड़ते हुए रोने लगी। बड़ी बहन। टाई ने लिन मियाओ के कंधों को पकड़ लिया। उसके चेहरे के मानवीय पक्ष की आंख भी लाल थी, बहुत भावुक दिख रही थी। लिन शेन हक्का बक्का रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में रोते हुए देख रहा था। नहीं, ये संभव नहीं है। क्या ये किसी प्रकार के शारीरिक उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है? वह दूसरा भाई पहले से थोड़ा अलग दिखता है। लिन शेन एक पल के लिए संदेह से भर गया। बड़ी बहन, क्या आपको यकीन है कि वह हमारा दूसरा भाई है? लिन शेन ने देखा कि लिन मियाओ ने कुछ हद तक अपना संयम वापस पा लिया था और जल्दी से फिर से पूछा। इसमें कोई गलती नहीं है। इस तांबे के सिक्के के जन्मचिन्ह का आकार और स्थान बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लिन मियाओ ने निश्चितता के साथ कहा।
एक पल के लिए लिन शेन भी यह सोचकर डगमगाने लगा कि ऐसा अजीब जन्मचिन्ह संभवतः एक संयोग नहीं हो सकता। लिन शेन ने सोचा था कि यह टाई को उम्मीद छोड़ने के लिए एक परीक्षा होगी, लेकिन यह पारिवारिक मान्यता के एक व्यापक दृश्य में बदल गया, जिसमें लिन मियाओ ने टाई को बातचीत में खींच लिया और अधिक से अधिक निश्चित हो गया कि वह वास्तव में उनका दूसरा भाई लिन यिन था। यद्यपि टाई को बहुत सी बातें याद नहीं थीं, फिर भी जो कुछ बातें उसे याद थीं वे सब मेल खाती थीं। क्या हो रहा है? लिन शेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है, उसका दिमाग घूम रहा है। वह अजीब बूढ़ा टाई जिससे वह बचता रहा था, क्या वह सचमुच उसका दूसरा भाई लिन यिन हो सकता है? लिन शेन इस बात पर निश्चित नहीं थे, लेकिन उन्हें इसका खंडन करने के लिए कोई सबूत भी नहीं मिला। एड्स बाय पब फ्यूचर। तियानशिन, जो एक तरफ खड़ा था, भी दंग रह गया। उसने भी सोचा था कि यह असंभव है कि टाई लिन शेन का असली भाई हो सकता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में भाई बहन थे। वेई, क्या आपको लगता है कि यह संभव है कि वह वास्तव में वही है? लिन शेन एक तरफ चले गए, दोनों को वास्तविक भावना में डूबे हुए देखकर, और धीरे से वेई वुफू से पूछा। वेई वुफू ने लिन शेन की ओर देखा, फिर टाई की ओर, और सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है। आश्चर्यजनक समानता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक जैसे नहीं दिखना, है न? लिन शेन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन इस समय तक ऐसा लग रहा था कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है और वे केवल चुप रह सकते हैं। लिन मियाओ बहुत खुश हुई और उसने दोपहर का भोजन तैयार किया तथा लिन शेन और अन्य लोगों को साथ में खाने के लिए बुलाया। एक तरफ बैठे लिन शेन को बहुत अजीब लगा। वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि अजीब टाई वास्तव में उसका दूसरा भाई था। लिटिल फाइव, तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो? तुम्हारा दूसरा भाई अक्सर वापस नहीं आता। उसने पिछले कई सालों में बहुत कुछ सहा होगा। हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए और उससे ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए। मैं तुम्हारे दूसरे भाई के लिए टोस्ट करूंगी। लिन मियाओ बहुत खुश थी। ठीक है, अब हम सब एक परिवार हैं। तुम टाई के छोटे भाई हो और मैं टाई का भाई हूं, इसलिए अब हम भाई हैं। मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए अब से मुझे भाई शिन ही बुलाना। तियानशिन ने प्रसन्नतापूर्वक अपना गिलास उठाते हुए कहा, चलो लिटिल फाइव, चलो अपने दूसरे भाई के लिए पीते हैं। नहीं, चलो अपने दूसरे भाई के साथ पीते हैं। तुम क्या कह रहे हो? अब से तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना चाहिए। यहाँ हर कोई तुम्हारा बड़ा भाई है, समझे? लिन शेन निराश हो गया, वह स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सका। यह ऐसे नहीं चलता। तियानशिन ने तुरंत हस्तक्षेप किया। तो फिर यह कैसे काम करता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी छोटी चाची को यहाँ बुलाऊं और आपके साथ इस पर ठीक से चर्चा करूं? लिन शेन ने कहा, मुझे परवाह नहीं है, मैं आपके दूसरे भाई का भाई हूं, इसलिए आपको मुझे भाई कहना होगा। तियानशिन गुस्से में था। एड्स बाय पब फ्यूचर, माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। ... जब लिन शेन पैराडाइज पैलेस में वापस आया तो पहले से ही अंधेरा था, लेकिन सौभाग्य से उसके पास नाइट ग्लो फूल था, इसलिए उसे अंधेरे का डर नहीं था। तियान जून के कमरे में प्रवेश करते ही लिन शेन की आंखें अचानक चमक उठीं। रात बहुत अंधेरी थी, फिर भी इस अंधेरे में एक रोशनी दिख रही थी। वह प्रकाश इतना सफ़ेद। जब लिन शेन अगले दिन जागा तो उसने महसूस किया कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है और व्यक्ति को सार्थक कार्य करने चाहिए और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मनुष्य अभी भी पीड़ित थे और ब्रह्मांड में अनगिनत जातियां कष्ट और अनुचित व्यवहार सहन कर रही थीं तथा उन्हें बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रही थीं। लिन शेन ने महसूस किया कि ब्रह्मांड में अनगिनत जातियों के सदस्य के रूप में उन्हें खड़ा होना चाहिए और मानवता के उत्थान और ब्रह्मांड की शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? यदि मैं ऋषि नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? एक सच्चे मनुष्य को स्वयं के प्रति सख्त होना चाहिए, प्रगति के लिए प्रयास करना चाहिए और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी ब्रह्मांड में उपलब्धियाँ छोड़नी चाहिए। लिन शेन ने थोड़ी देर और सोने के तियानशुन के निमंत्रण को बेरहमी से अस्वीकार कर दिया और दृढ़तापूर्वक बिस्तर से उठ गया। ब्रह्मांड की अनगिनत जातियों की स्वतंत्रता के लिए कठिन प्रशिक्षण लेने का दृढ़ संकल्प किया। नाश्ता करने के बाद, जिसमें 2 अतिरिक्त अंडे भी शामिल थे और किसी और को नाश्ते के लिए आते न देखकर लिन शेन खुद को विलाप करने से नहीं रोक सका। सुबह 9:30 बजे पैराडाइज आइलैंड किसने देखा है? अब मेरे जितना मेहनती बहुत कम लोग हैं। उन आलसी लोगों को अंततः दुनिया खत्म कर देगी और मैं धारा के विरुद्ध उठूंगा और समय का अग्रणी बनूंगा। लिन शेन अकेले प्रशिक्षण मैदान में गए, अपनी छाती फुलाकर दरवाजा खोला और देखा कि अंदर तियानशिन, वेई और टाई कुछ चर्चा कर रहे थे। आहम, सुप्रभात। लिन शेन ने हल्के से खांसी और फिर दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ गया। ये दिन का समय है और आप गुड मॉर्निंग कहते हैं। तियानशिन ने उसकी ओर देखा। लिन शेन ने उसे अनदेखा किया और वेई के पास जाकर कहा, वेई, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए और मुझे शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया? श्योर, वेई वुफू ने सिर्फ एक शब्द में कहा। अहम, लिन शेन ने विषय बदलते हुए कहा, चलो वेई, साथ में अभ्यास करते हैं।
हमें एक दूसरे से मुकाबला करते हुए काफ़ी समय हो गया है। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारे कौशल में जंग लग गई है। शेन वेई के साथ झगड़ा करते थे और यह मूल रूप से मारपीट थी। हताशा भरे क्षणों में जीत का मौका मिला, लेकिन विशुद्ध कौशल की लड़ाई में वेई वुफू केवल एक हाथ से ही जीत हासिल कर सकता था। मेरे पास आओ, वेई, लिन शेन ने कहा। हथियार रैक से 2 कुंद प्रशिक्षण तलवारें पकड़ ली और ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल रुख अपना लिया। वेई वुफू ने एक अभ्यास ब्लेड उठाया और सीधे लिन शेन पर वार किया। लिन शेन द्वारा अपनाया गया जवाबी हमला वेई वुफू के खिलाफ किसी काम का नहीं लग रहा था। वेई इसके झांसे में नहीं आए और बिना परवाह किए उन पर हमला बोल दिया। लिन शेन ने ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल का उपयोग करके बचाव किया, लेकिन उनके बचाव का तरीका पीछे की ओर काटना था, जिसका लक्ष्य वेई वुफू के शरीर पर नहीं बल्कि आने वाले ब्लेड पर था। खनक खनक खनक, धातु के टकराने की आवाज़ लगातार आ रही थी और दोनों ही लोग बाघों जैसी क्रूरता दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों बेतहाशा लड़ रहे थे, लेकिन असल में लिन शेन लगातार बचाव कर रहा था। उसकी रक्षात्मक ब्लेड तकनीक बस दूसरों से अलग थी। किनारे से देखते हुए तियानशिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, उस आदमी का कौशल इतना सटीक कब हो गया। एक पल के लिए वेई वुफू लिन शेन की सुरक्षा को भेद नहीं सका और ऐसा लगा कि लिन शेन उसे संभाल नहीं पा रहा था। ऐसा ही करते रहो, वेई, तियानशिन ने कहा और हथियार रैक से एक और अभ्यास ब्लेड उठाया और उसे लड़ते हुए वेई वुफू की ओर फेंक दिया। वेई वुफू ने तियानशिन द्वारा फेंकी गई प्रशिक्षण तलवार को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और लिन शेन की तरह दोनों हाथों से तलवारें चलाने लगा। उसका हमला और भी अधिक उन्मत्त हो गया। चारों तलवारें तेजी से टकराने पर हवा में चमकने लगीं, जिससे ऐसा शोरगुल मच गया मानो वे किसी भयंकर युद्ध के बीच में हों, जिसमें हजारों सैनिक आपस में भिड़ रहे हों। उनके पैर जमीन पर ऐसे जमे हुए थे जैसे कीलें ठोकी गई हों। कोई भी आधा कदम भी पीछे नहीं हट रहा था, काटने के लिए सिर्फ अपनी तलवारों पर निर्भर था। प्रशिक्षण तलवारें बार बार होने वाले प्रहारों का सामना नहीं कर सकीं और उन पर अनगिनत निशान पड़ गए, जब तक कि उन्हें आखिरकार 2 आदमियों ने 2 टुकड़ों में नहीं काट दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन शेन ने अपनी टूटी हुई तलवार की मूठ पकड़ी। ये देखकर कि वेई वुफू के पास भी केवल उसकी टूटी हुई तलवारों की मूठ ही बची थी, उसे बहुत खुशी हुई। ये पहली बार था जब उन्होंने वेई वुफू का सामना किया था और वे पीछे नहीं रह गए थे। और हालांकि उनकी बढ़त पूरी तरह से रक्षात्मक चालों के कारण थी, लेकिन यह उन्हें रोमांचित करने के लिए पर्याप्त थी। मेरा कौशल अंततः एक नए स्तर पर पहुंच गया है, लिन शेन ने खुद से सोचा, लेकिन तभी टाई पास आ गया। लिन शेन, तुम्हारा कौशल बहुत खराब है। वहां मारे जाना बहुत आसान है। तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है। मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करूंगा, टाई ने कहा। रैक से 2 और अभ्यास तलवारें लीं और उन्हें लिन शेन को फेंक दिया। लिन शेन ने सोचा, तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं मानता हूं कि मेरा कौशल अभी उतना नहीं है, लेकिन रक्षा के मामले में मेरा स्तर निश्चित रूप से बुरा नहीं है। आसानी से मारे जाने के बारे में यह क्या है? तुम्हारे सपनों में तुम मुझे सिर्फ इसलिए धमकाते थे क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा ताकत और गति थी और मेरा स्तर कम था। अगर हम एक ही स्तर पर होते तो मेरी रक्षा को भेदने की कोशिश करते। मुझमें तुम्हारी ताकत और गति की कमी है, इसलिए मैं वेई के साथ ही आगे बढ़ना चाहूंगा, लिन शेन ने चतुराई से उत्तर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ताकत और गति को तुम्हारे बराबर नियंत्रित करूंगा, टाई ने कहा। साथ ही एक अभ्यास ब्लेड उठाया और लिन शेन पर हमला किया। वही ताकत और गति, देखते हैं तुम मेरी ब्लडलाइफ ब्लेड स्किल को कैसे तोड़ते हो। लिन शेन को विश्वास नहीं था कि टाई उसके साथ कुछ कर सकता है। जैसे ही टाई का ब्लेड नीचे की ओर आया, लिन शेन ने तुरंत ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल का उपयोग किया, प्रक्षेपवक्र में संभावित परिवर्तनों को रोक दिया और अपने बाएं हाथ की तलवार से उसका सामना किया। लिन शेन के ब्लॉक में हवा के अलावा कुछ भी नहीं पकड़ा गया। उसने स्पष्ट रूप से टाई की तलवार को काटते हुए देखा, लेकिन जब वह ब्लॉक करने गया तो उसने पाया कि उसकी अपनी तलवार एक कदम ज़्यादा तेज थी। जब तक उसकी तलवार घूमी, टाई की तलवार टूटकर नीचे गिर गई, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। समय रहते अपनी दूसरी तलवार को बचाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। टाई का ब्लेड उसकी गर्दन पर टिका हुआ था और यद्यपि लिन शेन पीछे हटने के लिए श्रिम्प स्लाइडिंग स्किल का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसने पीछे नहीं हटना चाहा। वे ब्लेड तकनीक का अभ्यास कर रहे थे और ब्लेड तकनीक के अनुसार वह पहले ही उस चाल से हार चुका था। अभी उस ब्लेड का क्या हुआ था? तियानशिन बगल से देख रही थी, वह भी कुछ हैरान थी। उसे समझ नहीं आया था कि लिन शेन कैसे हार गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन शेन की रक्षात्मक स्थिति ठीक थी और उसके वार का समय भी सही था, लेकिन वह टाई के ब्लेड को क्यों नहीं रोक सका? ये वाकई हैरान करने वाला था। उसके कोण से ऐसा लग रहा था जैसे लिन शेन ने अपनी तलवार की गति बढ़ा दी थी और टाई के ब्लेड के गिरने से पहले ही उसे पार कर गया था और वह टाई के वार को रोकने में असफल रहा। वेई वुफू ने टाई के हाथ में ब्लेड को घूरते हुए सोचा, आपकी ब्लेड तकनीक बहुत भयंकर है, फिर भी ये पूरी तरह से रक्षात्मक है, जो विरोधाभासी है। टाई ने धीरे धीरे बोलते हुए अपना ब्लेड वापस खींच लिया।
ब्लेड तकनीक में बचाव करना एक शहर की रक्षा करने जैसा है, जो कमजोर ताकतों के साथ एक मजबूत दुश्मन को हराने के लिए शहर की ताकत पर निर्भर करता है। लेकिन आप अपने मूल लाभ को त्याग देते हैं, दुश्मन से सीधे भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते हैं तो आप दुश्मन को हरा सकते हैं, इसलिए बचाव करने की जहमत क्यों उठाएं? चूंकि आपने बचाव करना चुना है, तो अपने सैनिकों को बर्बाद क्यों करें और अपना लाभ क्यों खोएं? तर्क सही नहीं है। इसके अलावा जब आप पहल करते हैं तो आप आसानी से बहक जाते हैं, और यदि आप असली से छल को नहीं पहचान पाते हैं तो इसे बिना उकसावे की हार कहा जा सकता है। टाई ने लिन शेन के ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल का पूरी तरह से अवमूल्यन कर दिया, फिर भी लिन शेन नाराज नहीं हुए। टाई ने जो कहा था वह गलत नहीं था, और वास्तव में टाई ने एक ही झटके में लिन शेन के ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल को तोड़ दिया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है। क्रोधित होने के बजाय लिन शेन को कुछ राहत महसूस हुई कि यह टाई ही था जिसने सबसे पहले उसकी ब्लेड तकनीक को तोड़ा था। अगर किसी सच्ची जिंदगी और मौत की लड़ाई में किसी ने उसे इस दोष में पकड़ा होता तो उसे जो कीमत चुकानी पड़ती वह सिर्फ ये शिक्षाप्रद शब्द नहीं होते, बल्कि खून की कीमत होती, और संभवतः उसकी जान भी। लिन शेन के विचार शांत हो गए जब उसने टाई को देखा। उसके हाथों ने अपनी जुड़वां तलवारों को कसकर पकड़ लिया। फिर से लिन शेन जानता था कि टाई सही था, लेकिन वह बदलने का इरादा नहीं रखता था, न ही वह बदल सकता था। स्क्रैप स्वॉर्ड कौशल की मांग थी कि वह इसकी प्रभावशीलता का उपयोग करने के लिए हमला करे, और यदि वह ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल के अतिरिक्त प्रभावों के बिना पूरी तरह से रक्षात्मक पर स्विच करता है तो यह सिर्फ एक साधारण रक्षात्मक ब्लेड तकनीक होगी। इसलिए लिन शेन इसी रास्ते पर आगे बढ़ सकते थे, और अगर कोई समस्या आती तो वह उनका समाधान कर देते। बार बार लिन शेन टाई के साथ भिड़ गया, लेकिन टाई की तलवार जादू का काम करती दिखी। लिन शेन हमेशा बहुत जल्दी या बहुत देर से अवरोध उत्पन्न करता, कभी भी उसके ब्लेड को छू नहीं पाता। उसकी गर्दन हमेशा टाई की तलवार के नीचे आ जाती। इससे लिन शेन को एहसास हुआ कि वह और टाई बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। टाई बसले में बदलाव का उपयोग करके उसके ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल की रक्षा को तोड़ रहा था। फिर भी लिन शेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने धैर्यपूर्वक टाई की लय में बदलाव के साथ तालमेल बिठाया। वह स्वयं लय परिवर्तन करने में निपुण थे, लेकिन टाई की तरह उन्हें नियंत्रित करने में उतने अच्छे नहीं थे। उनकी जुड़वां तलवार मर्ज स्ट्राइक स्वाभाविक रूप से दो लय का संयोजन थी, एक सीधी और एक विपरीत। फिर भी ऐसी परिस्थितियों में टाई ने अभी भी लय के टूटने का बिंदु पाया, या बल्कि टाई ने लय का उपयोग अपनी लय को पूरी तरह से बाधित करने के लिए किया। ये देखकर कि लिन शेन के मन में बदलने का जरा सा भी इरादा नहीं था, टाई जल्दी में नहीं था। वह अच्छी तरह से जानता था कि मौखिक निर्देश किसी व्यक्ति की जुनूनी प्रवृत्ति को बदलने के लिए कठिन है, लेकिन कठोर वास्तविकता आसानी से किसी के दृष्टिकोण को बदल सकती है। शेन की ब्लेड तकनीक बहुत ही अजीब थी। उसकी सभी काटने की आदतें पारंपरिक ब्लेड तकनीक में धब्बा लगाने की क्रिया, या बल्कि मांस को विभाजित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली काटने की गति से मिलती जुलती थीं। या फिर यह कहा जा सकता है कि यह किसी कठोर वस्तु पर चाकू के घिसने जैसा था। ये वर्णन करना कठिन है कि वास्तव में उस प्रकार की अनुभूति कैसी होती है। ऐसी ब्लेड तकनीक अजीब लगती थी और इसका प्रयोग करना बहुत कठिन था, तथा औसत व्यक्ति के लिए वास्तविक युद्ध में इन कौशलों का प्रयोग करना आसान नहीं था। लिन शेन के ब्लेड के प्रत्येक प्रहार में इसी तकनीक का पालन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपनी ताकत को नियंत्रित करने में संघर्ष करना पड़ा तथा अपनी चालों को सुचारू रूप से छोड़ने और वापस लेने में कठिनाई हुई। इसलिए जब वह एक बार अपनी तलवार से वार करता था तो उसका लक्ष्य पर लगना जरूरी था, अन्यथा इससे प्रतिद्वंद्वी को फायदा उठाने का मौका मिल जाता था। एक साधारण व्यक्ति के लिए लिन शेन से गलती करवाना मुश्किल था, और अगर वह गलती कर भी दे तो मौके का फायदा उठाना और भी मुश्किल था। लेकिन टाई ने लय में हेरफेर करके आसानी से ऐसा कर लिया। लिन शेन केवल धैर्यपूर्वक बार बार टाई की लय के साथ बने रहने की कोशिश कर सकता था, कम से कम ये सुनिश्चित करने के लिए कि लय में परिवर्तन से उसकी अपनी लय प्रभावित न हो। कई प्रयासों के बाद लिन शेन ने दोहरे ब्लेडों के सम्मिलित प्रहारों का उपयोग करके लय की कमी की भरपाई की। भले ही पहले ब्लेड की लय को नियंत्रित किया गया था, लेकिन दूसरा ब्लेड समय पर अंतराल को भर सकता था। हालांकि जब दूसरा ब्लेड टाई के ब्लेड से टकराया तो ऐसा लगा जैसे वह हवा में टकराया हो। तभी लिन शेन ने टाई का ब्लेड गायब होते देखा, और जब उसने उसे फिर से देखा तो वह उसकी गर्दन पर था। आपकी ब्लेड तकनीक में बहुत सारी कमजोरियां हैं। भले ही आप लय में बदलाव के साथ तालमेल बिठा लें, फिर भी आपकी सुरक्षा को भेदने के हजारों तरीके हैं। टाई ने शांति से अपना ब्लेड वापस लेते हुए कहा। ठीक है, चलो फिर से करते हैं, लिन शेन ने थोड़ी चिढ़ के साथ जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि लिन शेन को पता था कि टाई सही था, लेकिन उसकी कड़ी मेहनत से विकसित ब्लेड तकनीक को इस हद तक कमतर आंकना किसी को भी परेशान कर सकता था। हाथ में दोहरे ब्लेड के साथ लिन शेन ने एक बार फिर ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल का रुख अपनाया, लेकिन इस बार उसकी आभा स्पष्ट रूप से अधिक भयंकर थी। जब टाई ने फिर से अपने ब्लेड से वार किया तो लिन शेन ने पहले की तरह ही उसी चाल से उसका जवाब दिया।
टाई का ब्लेड एक बार फिर लिन शेन की आंखों के सामने गायब हो गया, लेकिन लिन शेन का ब्लेड रुका नहीं, वह सीधे टाई के शरीर की ओर चला गया। यह आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश की तकनीक थी जिसे उसने पहले ही समझ लिया था। अगर मैं तुम्हारे ब्लेड को नहीं मार सकता तो मैं सीधे तुम पर वार करूंगा। चलो खून के बदले खून, जान के बदले जान लेते हैं और देखते हैं कि कौन दूसरे से ज्यादा टिकता है। लेकिन इससे पहले कि उसका ब्लेड टाई को छू पाता, टाई का ब्लेड पहले ही उसकी छाती तक पहुंच चुका था। लिन शेन को एक दुखद सच्चाई का एहसास हुआ, क्योंकि वह टाई से छोटा था और उसकी पहुंच भी कम थी। टाई का ब्लेड पहले ही उसके शरीर तक पहुंच चुका था, जबकि उसका अपना ब्लेड टाई के शरीर तक पहुंचने से थोड़ा दूर था। लिन शेन ने कहा, आपको खुश होना चाहिए कि आपके हाथ लंबे हैं, अन्यथा आप ही सबसे पहले मारे जाते। तो फिर कोशिश करो, टाई ने शांति से कहा। तो फिर मैं कोशिश करूंगा। लिन शेन ने बार बार कोशिश की और उसने महसूस किया कि हर बार वह थोड़ा सा चूक जाता था। जल्दी से पहचान गया कि अंतर हाथ की लंबाई जितना सरल नहीं था। दुश्मन की चाल का अनुमान लगाते हुए एक पल के चिंतन के बाद लिन शेन को समझ में आ गया कि वास्तव में क्या हो रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। टाई के पास स्वर्ग और दिव्य प्राणियों के कौशल का प्रयोग करने की क्षमता थी। वह लिन शेन की हर चाल का पूर्वानुमान लगा सकता था, उसके हमले पहले से ही उसे निशाना बनाकर होते थे। फिर भी टाई की क्षमता स्पष्ट रूप से तियान बुलुओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह दुश्मन की चालों का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा रहा था, जिससे लिन शेन को लगा कि उसमें बस थोड़ी सी कमी थी। यदि वह व्यक्ति कम समझदार होता तो उसे कभी यह एहसास ही नहीं होता कि उसमें थोड़ी बहुत कमी है। ये तीसरी बार जब मैंने इस घृणित तकनीक का सामना किया है और मुझे इसे तोड़ना होगा। लिन शेन विशेष रूप से उन लोगों के खिलाफ लड़ने से घृणा करता था जिनके पास ऐसे कौशल थे। इसने लड़ाई को बेहद असुविधाजनक बना दिया। हर गतिविधि में बाधा उत्पन्न होती थी, जैसे पेशाब करते समय बीच में ही रोकना पड़ रहा हो। यह बहुत कष्टदायक और असहनीय था। यदि हताशा हो तो लिन शेन फिंगर सैंड का उपयोग करके चुपके से ठंडे तीर चला सकता है या क्रूर शक्ति के साथ कौशल पर काबू पा सकता है। लेकिन अब वह अपनी तलवार चलाने की तकनीक का अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसे अपनी तलवारबाजी के माध्यम से इस घृणित कौशल पर काबू पाना था। मैं उसकी भविष्यवाणियों को गलत कैसे ठहरा सकता हूँ? लिन शेन ने बहुत सोचा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल सका। चूंकि वह टाई की भविष्यवाणियों को गलत नहीं ठहरा सकता था, इसलिए लिन शेन को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा। तियानशिन और वेई वुफू लड़ाई देख रहे थे। वेई वुफू चुप था, जबकि तियानशिन, जो बकबक करने वाला था, लगातार बोलता रहा। लिन शेन का ब्लेड कौशल बुरा नहीं है, लेकिन यह उसके भाई से बहुत दूर है। वह जो भी कदम उठाता है वह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसका भाई उम्मीद करता है, जो उसके हाथों में खेलता है। अगर मैं होता तो कम से कम मैं उसके भाई की गति से मेल खा सकता था, जिससे उसकी भविष्यवाणियां बेकार हो जातीं। दुर्भाग्य से उसका ब्लेड बहुत धीमा है। मैं इसे रोकने के लिए जो तरीका जानता हूं, अगर मैं उसे बता भी दूं तो भी वह इसे लागू करने की क्षमता नहीं रखता। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्यों नहीं? तुम कोशिश करते हो। वेई वुफू विचलित होकर अपने शब्दों को निगल गया। हालांकि तियानशिन को वेई वुफू का सुझाव बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और उसने श्रेष्ठता का भाव दिखाते हुए तथा हाथ जोड़कर कहा, जब उसका भाई उसे सिखा रहा है तो मुझे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ शर्म है? वेई वुफू ने जटिल भाव से तियानशिन से पूछा। लिन शेन की ब्लेड तकनीक का टाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। चाहे लिन शेन कितनी भी अप्रत्याशित रूप से अपनी चाल बदल ले, टाई के पास हमेशा एक अप्रत्याशित जवाबी हमला उसका इंतजार कर रहा होता था। जैसे जैसे लिन शेन लड़ता गया, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह अपने ब्लेड का उपयोग करना भूल गया हो, और जैसे ही वह कोई चाल चलता, उसे अपनी तकनीक बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता। इस बिंदु तक आते आते अधिकांश लोग विरोध करना लगभग छोड़ चुके होंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि लिन परिवार के लोग जिद्दी हैं, यहाँ तक कि इस हद तक धकेले जाने पर भी लिन शेन अभी भी अपने ब्लड लाइफ ब्लेड स्किल पर कायम रहे और विचलित नहीं हुए। आप मजबूत हैं क्योंकि आप मजबूत हैं, आप जीतते हैं क्योंकि आप जीतते हैं। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बदलने से इनकार करता हूँ। मैं इस रास्ते पर चलता रहूँगा। यदि रास्ता अवरुद्ध हो तो कोई चिंता नहीं, मैं रास्ता नहीं बदलूंगा। यदि दीवार से टकरा जाऊं तो भी पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं दीवार खोल दूंगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना लूंगा। यह आदमी वास्तव में जिद्दी है। क्या वह अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकता, अपनी ब्लेड तकनीक नहीं बदल सकता? तियानशिन को लिन शेन के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह दयनीय लग रहा था, जैसे वह अपने हाथ नहीं बढ़ा सकता था। ब्लेड से हार, ट्रेन, असफलता, पुनः प्रयास, आत्मा में हार, ये निराशाजनक है, वेई वुफू ने गंभीरता से कहा। तियानशिन ने कहा, मैं उस सिद्धांत को समझता हूँ, लेकिन यदि आप गलत रास्ता अपनाते हैं तो क्या आपको वापस नहीं लौटना चाहिए? तुम्हें कैसे पता ये गलत है? वेई वुफू ने जवाब दिया। इस हद तक हावी होने के बाद उसे यह कैसे एहसास नहीं हो सकता कि यह गलत तरीका है? तियानशिन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए जवाब दिया।
अगर कोई मरा नहीं है तो यह गलत नहीं है, वेई वुफू ने कहा। तियानशिन ने अवाक होकर झुंझलाहट में अपना माथा रगड़ते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपनी गलती का एहसास करने का क्या फ़ायदा है? तो ये गलत नहीं है, वेई वुफू ने दृढ़ता के साथ सहमति में सिर हिलाया। मेरा यह मतलब नहीं था। तियानशिन को पहले कभी किसी से बात करना इतना निराशाजनक नहीं लगा था। शेन की हताशा वर्णन से परे थी। उसने पहले भी तियान बुलुओं के साथ मुकाबला किया था, जो चालों की भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता था, लेकिन तियान बुलुओं के साथ मुकाबला इतना निराशाजनक नहीं था। यह अब केवल भविष्यवाणी नहीं थी। लिन शेन को एहसास हुआ, वह पूरे समय अपनी कब्र खोद रहा था, खुद के इसमें कूदने का इंतजार कर रहा था। टाई का स्तर तियान बुलुओं की तुलना में बहुत अधिक ऊंचा था, लेकिन लिन शेन ने हार मानने से इनकार कर दिया। इतने लंबे समय तक सबक लेना, इस तरह मुंह पर हाथ फेरना, उसके लिए बहुत घुटन भरा था। वह गुस्सा होने से खुद को नहीं रोक सका। सिर्फ एक जीत या एक चाल जीतना भी कुछ खास बात होगी। फिर भी वह आधी चाल भी नहीं जीत सका। हर बार वह बहुत करीब था, हर बार वह बस थोड़े से अंतर से हार गया। ऐसा लग रहा था जैसे लिन शेन को आशा दिखाई गई हो, फिर भी वह अप्राप्य लग रही थी। जाहिर है टाई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। टाई में उसे पूरी तरह कुचलने की ताकत थी, लेकिन उसने ऐसा न करने पर जोर दिया, बस एक बाल से जीतने के लिए और लिन शेन को पूरी तरह से निराश करने के लिए। अब लिन शेन सच में चाहता था कि उसकी भुजाएं कुछ इंच लंबी हो जाएं। कम से कम वह टाई को आपसी नुकसान पहुंचाकर अपना गुस्सा शांत करना चाहता था। बेशक वह वास्तव में टाई से मौत तक लड़ना नहीं चाहता था। वह बस बहुत असहज था और कुछ सम्मान वापस पाना चाहता था। ऐसे दयनीय विचार के साथ ये पूर्णतया असंभव प्रतीत हुआ। टाई ने उसे पहले ही इस स्थिति में ला दिया था जिससे ऐसा लग रहा था कि अवसर यही है, लेकिन लिन शेन इसे जब्त नहीं कर सका। लिन शेन उस छोटी सी दूरी को पार नहीं कर सका और उसके मन में टाई पर उड़ते हुए चाकू की तरह अपना ब्लेड फेंकने या सफिंग फिस्ट और फिंगर सैंड के साथ उस पर विस्फोट करने का आवेग भी था। समस्या ये थी कि वे ब्लेड तकनीक का अभ्यास कर रहे थे और टाई वास्तविक दुश्मन नहीं था। चाहे लिन शेन में नैतिकता की कितनी भी कमी क्यों न हो, वह इतना नीचे नहीं गिरेगा। लिन शेन जितना ज्यादा लड़ता उतना ही ज्यादा निराश होता, जितना ज्यादा वह लड़ता उतना ही ज्यादा गुस्सा होता। वह घुटन भरा एहसास अवर्णनीय था। मुझे वास्तव में युद्ध में 40 मीटर लंबी तलवार लानी चाहिए। देखें कि कौन उस लंबाई को हरा सकता है। जैसे ही लिन शेन ने अपना ब्लेड घुमाया, उसने कामना की कि यह और लंबा हो जाए, या ब्लेड की हवा उसके प्रतिद्वंद्वी को फिंगर सैंड हवा की तरह नुकसान पहुंचा सके। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसने ये सोचा, लिन शेन के ब्लेड से वास्तव में हवा का एक झोंका निकला। जो चीज़ बाल के बराबर दूरी पर थी वह सीधे वार में बदल गई, क्योंकि ब्लेड की हवा टाई के आर पार हो गई। उसके कपड़े फट गए और उसके स्टील बॉडी पर हल्का निशान पड़ गया। लिन शेन, तुम धोखा दे रहे हो। हम ब्लेड का अभ्यास करने के लिए सहमत हुए थे, तुम उस चीज़ का उपयोग कैसे कर सकते हो? तियानशिन ने गुस्से से कहा। कोई बात नहीं, ब्लेड क्यूई भी एक तकनीक है। इसका उपयोग करने में सक्षम होने का मतलब है कि यह आपकी ताकत का हिस्सा है। ये प्रहार मेरी उम्मीद से परे था और मैं इसे अपनी निर्धारित गति से चकमा नहीं दे सका। यह मेरा नुकसान है। टाई ने तियानशिन को रोका और जारी रखा। लिन शेन, मैंने नस्लीय रैंकिंग पर आपका प्रदर्शन देखा है और जानता था कि आप स्थानिक मुट्ठी शक्ति और उंगली की ताकत का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ब्लेड क्यूई का भी उपयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। टाई की ऐसी बातें सुनकर लिन शेन को अपनी जीत पर कोई खुशी महसूस नहीं हुई, न ही ब्लेड क्यूई का उपयोग करने की विधि में अप्रत्याशित रूप से महारत हासिल करने की उत्तेजना। चलो जारी रखो, आप ब्लेड क्यूई का उपयोग कर सकते हैं और कोई भी अन्य कौशल जो आप काम में लाना चाहते हैं, टाई ने कहा। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। तो फिर मैं यहाँ आता हूँ, ये जानते हुए कि कौशल बहुमुखी प्रतिभा के मामले में वह टाई का मुकाबला नहीं कर सकता। लिन शेन ने स्वीकार किया कि उसके पास केवल एक ही रास्ता है। ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल, जटिल तकनीकों पर काबू पाने के लिए विशुद्ध शक्ति। जैसे ही टाई ने फिर से हमला किया, लिन शेन ने पहले की तरह उसी स्क्रैप तलवार तकनीक का उपयोग करते हुए सीधे अपने ब्लेड क्यूई को छोड़ दिया। अचानक लिन शेन ने पाया कि टाई का अपना ब्लेड क्यूई के साथ फट गया और हवा में लिन शेन के ब्लेड से टकराया। तियानशिन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, केवल ब्लेड क्यूई? आप अकेले नहीं हैं जो इसका उपयोग कर सकते हैं, दूसरा भाई भी कर सकता है। दरार, ब्लेड क्यूई की दो धाराएं टकराईं और आश्चर्यजनक रूप से टाई की ब्लेड क्यूई को लिन शेन द्वारा सीधे दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिससे टाई की ओर बढ़ते हुए उसकी जबरदस्त गति बनी रही, जिससे तियानशिन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। टाई थोड़ा अचंभित लग रहा था, लेकिन फिर भी वह एक तरफ हटने और ब्लेड क्यूई के टुकड़े से बचने में कामयाब रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये देखकर लिन शेन बहुत खुश हुआ।
उसने अपनी दोहरी तलवारों को बेतहाशा घुमाया। दोनों ने टाई के हमलों का विरोध किया और उस पर हमला करना जारी रखा, क्योंकि ब्लेड क्यूई ने टाई की तलवारों को अलग कर दिया था और वह उसका पीछा कर सकता था, जिससे वह बच निकलने के लिए मजबूर हो गया। तुम धोखा दे रहे हो। दूसरा भाई अपनी ताकत रोके हुए है, लेकिन तुम उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो। जब हम आपस में ही लड़ रहे हैं तो इस तरह से खेलना उचित नहीं है, तियानशिन ने किनारे से नाराज होकर शिकायत की। लिन शेन को उस बेवकूफ से कोई मतलब नहीं था। टाई जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहा था वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी और निश्चित रूप से उसकी ताकत से ज्यादा कमजोर नहीं होगी। अगर वह काफी कमजोर होती तो टाई ने उसे पहले ही एडजस्ट कर लिया होता। उसकी ब्लेड क्यूई टाई को काट सकती थी, इसलिए नहीं कि वह अधिक शक्तिशाली थी, बल्कि इसलिए कि वह स्क्रैप तलवार की तकनीक का उपयोग कर रही थी, जिससे ब्लेड क्यूई का प्रभाव स्क्रैप तलवार के समान हो गया। यद्यपि यह वास्तविक स्क्रैप तलवार जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह सामान्य ब्लेड क्यूई की तुलना में अधिक विनाशकारी था। लिन शेन की तलवारें बेतहाशा नाच रही थीं, क्यूई के ब्लेड हर दिशा में भेज रही थीं, जिससे टाई के लिए पहले की तरह उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। और भले ही टाई ने कई प्रकार की अनोखी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी लिन शेन की ब्लेड क्यूई का सामना नहीं कर सका। वह केवल चकमा देने के लिए अपनी चाल तकनीक का उपयोग कर सकता था। लिन शेन, जो निराश महसूस कर रहा था, अब पूरी तरह से उत्साहित महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य हथियारों से लैस व्यक्ति नंगे हाथों से किसी विशेषज्ञ से मुकाबला कर रहा हो। विशेषज्ञ भले ही ताकतवर हो, लेकिन लिन शेन की ईश्वरीय तलवारों के साथ भयंकर सुरक्षा के तहत उनके पास हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके करीब पहुंचना तो दूर की बात थी। जब तक टाई ने अपने लिए निर्धारित सीमाओं को तोड़ने का फैसला नहीं किया, बलपूर्वक अपनी ताकत और गति को बढ़ाया, या दूर से लिन शेन के ब्लेड क्यूई को नष्ट करने के लिए निर्वाण की शक्ति का उपयोग नहीं किया, तब तक वह लिन शेन को दबा नहीं सकता था। जाहिर है, टाई उस तरह का व्यक्ति नहीं था। कई बार प्रयास करने के बाद और यह महसूस करने के बाद कि वह लिन शेन की रक्षा को नहीं तोड़ सकता, उसने स्वेच्छा से लड़ाई से खुद को अलग कर लिया। आप जीते, मैं आपकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता, टाई ने स्वाभाविक रूप से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह धोखा दे रहा है। यदि आपने अधिक ताकत लगाई होती और उसके ब्लेड क्यू को तोड़ दिया होता तो आप आसानी से उसके साथ खिलवाड़ कर सकते थे, तियानशिन ने कहा। टाई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वास्तव में ब्लेड क्यूई को चैनल करने का उनका तरीका काफी खास है। समान शक्ति के साथ उनकी ब्लेड क्यूई लगभग अजेय है। जब तक मैं निर्वाण की शक्ति का उपयोग नहीं करता, मैं उनकी ब्लेड क्यूई को नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा मतलब यह है कि उसकी ब्लेड क्यूई उसी स्तर पर अपराजय है? तियानशिन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये बिल्कुल उसी स्तर पर अपराजय नहीं है, लेकिन तकनीक की विनाशकारी शक्ति बहुत मजबूत है और उसकी रक्षात्मक ब्लेड तकनीक के साथ संयुक्त। जब तक आप उसके ब्लेड क्यूई को नहीं तोड़ सकते, आपको संभवतः उसे हराने के लिए बहुत अधिक ताकत और गति या निर्वाण की शक्ति की आवश्यकता होगी। टाई ने लिन शेन को देखते हुए चिंतनशील रूप से कहा। मुझे कई कौशल याद नहीं हैं और निर्वाण की शक्ति का उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए आपको इसके साथ अभ्यास करना चाहिए। यह आपकी मदद कर सकता है। जैसे ही उसने बात की, टाई ने यांत्रिक कलाई घड़ी जो लिन शेन ने उसे लौटा दी थी, उसे लिन शेन की कलाई पर वापस रख दिया और कुछ बटन दबा दिए। अचानक लिन शेन को अपनी आंखों के सामने का दृश्य बदलता हुआ महसूस हुआ, मानो वह किसी समय सुरंग में प्रवेश कर गया हो। अगले ही पल लिन शेन के पैरों ने ठोस जमीन को छुआ और जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? शेन ने खुद को एक बार फिर खंडहर मंदिरों से भरे उस ग्रह पर पाया। सौभाग्य से अभी भी दिन का समय था और वे विचित्र जीव अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। उसने जल्दी से महसूस किया कि उसके पीछे सन शूटर जनरल का धनुष अभी भी वहीं था। इस धनुष के साथ उसे बस स्वर्ण बुद्ध मंदिर को खोजने की जरूरत थी और वह वापस लौट सकता था। तो यांत्रिक घड़ी वास्तव में इस अजीब ग्रह पर टेलीपोर्ट कर सकती है। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मैं इस घड़ी का उपयोग करता हूं, मैं कभी भी यहां से जा सकता हूं? लिन शेन सोच रहा था कि टाई उसे यहां क्यों लाएगी जब उसने टाई की आवाज़ सुनी। मेरे पीछे आओ। टाई वास्तव में लिन शेन के ठीक पीछे खड़ा था। उसे उसके साथ टेलीपोर्ट किया गया था। तो वह भी आया। लिन शेन ने टाई का पीछा किया और चलते हुए पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नए रोमांच पढ़ें। चलते चलते टाई ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें पहले कौन पढ़ा रहा था, लेकिन तुमने जो सीखा है वह असामान्य है और उसमें सामान्य व्यवस्थित प्रशिक्षण का अभाव है। इस कारण तुम सिस्टम के माध्यम से कई समस्याओं को हल करने में असमर्थ हो गए हो। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है और तुम्हारी वर्तमान नींव को देखते हुए अब सिस्टम को पूरा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम केवल दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। कौन सी सड़क? लिन शेन ने पूछा। एक कौशल सभी अन्य कौशलों को तोड़ सकता है। अत्यधिक शक्ति किसी भी चीज को परास्त कर सकती है। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको इस बात की परवाह करने की जरूरत है कि दूसरे क्या जानते हैं।
उन्हें कुचल देना ही काफ़ी है। टाई ने आगे बढ़कर कहा, आपकी ब्लेड तकनीक बहुत ही खास तरीके से ऊर्जा को प्रवाहित करती है, हो सकता है कि आप इसे काम में ला सकें। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। आपके ब्लेड क्यूई को मजबूत करने की ज़रूरत है और यह जगह आपकी मदद कर सकती है। ये कैसे मदद कर सकता है? लिन शेन को समझ में नहीं आया कि ऐसी जगह उसकी ब्लेड क्यूई को मजबूत करने में कैसे मदद कर सकती है। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। टाई ने आगे कुछ नहीं बताया और लिन शेन को उस ग्रह से होते हुए ले गया जो खंडहर जैसा था और एक मंदिर के सामने पहुंचा। मंदिर इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका था कि गेट टॉवर भी गायब हो चुका था, केवल मुख्य हॉल ही बचा हुआ था। फिर भी मुख्य हॉल के ऊपर लगी पट्टिका भी गायब हो गई थी, जिससे उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया कि अंदर कौन सा देवता विराजमान है। भव्य हॉल के अंदर एक भगवान की मूर्ति लटकी हुई थी। टाई ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और इसे नीचे लाओ, इसे वापस वेदी पर रख दो। ये सुनकर लिन शेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मूर्ति को गले लगा लिया, मूर्ति के सिर को रस्सी से मुक्त किया और फिर उसे वेदी पर वापस रख दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। टाई लिन शेन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अगर वह लिन शेन को नुकसान पहुंचाना चाहता तो लिन शेन उसका विरोध नहीं कर पाता, इसलिए भले ही उसे अभी भी यकीन नहीं था कि टाई उसका दूसरा भाई है, फिर भी उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। जब मूर्ति को वापस वेदी पर रखा गया तो काली मिट्टी से बनी मूर्ति से एक अजीब सी चमक निकलने लगी। उस चमक में मंदिर, जो कभी जीर्ण शीर्ण और खंडहर था, ऐसा लग रहा था जैसे समय पीछे की ओर बह रहा हो। सभी ढही हुई इमारतों का जीर्णोद्धार हो रहा था। एक पल में यह एक भव्य और शानदार मंदिर बन गया था।